सो हेलो वन आज एक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है गुप्ता एम्पायर। तो एनसीईआरटी की 11th क्लास की आज की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में कि गुप्ता एम्पायर था क्या और किस तरीके से गुप्ता एम्पायर ने इंडिया के जो हिस्ट्री का जो डायरेक्शन है उसको बदला। क्यों हम गुप्ताज का जो टाइम पीरियड है उसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, ठीक है, उसको गोल्डन एज क्यों कहते हैं। किस तरीके से गुप्ताज ने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया, इकोनॉमिक इस समय हिंदुस्तान के की धरती ने एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखी। एक गोल्डन एज का टाइम पीरियड था जिसमें लिटरेचर और साइंस की फील्ड में काफी ज्यादा काम हुआ। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो रिलीजन और कल्चर भी काफी ज्यादा फ्लरिश हुए गुप्ता पीरियड में, और गुप्ताज की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो अनपैरेलल्ड थी, जिसने हिंदुस्तान की धरती को बाहर से आने वाले सारे खतरों से महफूज रखा था। तो ये आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपने यूपीएससी के पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे तो गुप्ताज एक काफी क्या बोलेंगे, एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में, ग्लोरी, गवर्नेंस एंड दी गोल्डन एज। माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग आईएएस सोशल। तो सबसे पहले गुप्ता एम्पायर की अगर हम बात करें तो गुप्ता एम्पायर का जो फाउंडेशन है उसको रखा था श्री गुप्ता ने अराउंड 240 एडी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, जिसकी आधारशिला 240 एडी में श्री गुप्ता ने रखी थी। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में गुप्ता जो थे वो कुशान्स के फ्यूडेटरीज थे, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स थे, एक तरीके से वेसल स्टेट जिसको कहते हैं। ठीक है, देवर वेसल स्टेट्स ऑफ कुशान्स। लेकिन अगर आप गुप्ताज के राइज की बात करें, ठीक है, तो गुप्ताज की अगर हम राइज की बात करें तो गुप्ता एम्पायर रोज टू प्रोमिनेंस अराउंड 319 एडी अंडर चंद्रगुप्ता द फर्स्ट। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पर ये पहली बार गुप्ता एम्पायर जो है, जो रियल पावर जो कहते हैं, जब उनका रियल डोमिनेंस एस्टैब्लिश हुआ उसका टाइम पीरियड था 319 एडी। ठीक है, हालांकि अगर आप देखें तो लगभग लगभग 80 साल पहले ही गुप्ता एम्पायर को फाउंड कर दिया गया था। इट वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाय श्री गुप्ता, लेकिन रियल फाउंडर अगर देखें तो चंद्रगुप्त वन थे, जो 319 एडी में गद्दी पर बैठे। ठीक है, 319 एडी में गद्दी पर बैठे। अब बात आती है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त वन ने गुप्ता एम्पायर की रियल फाउंडेशन रखी। ठीक है, तो पहली बात यह है कि चंद्रगुप्त वन ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करी। ठीक है, चंद्रगुप्त वन ने लिच्छवी की राजकुमारी थी जिनका नाम था कुमार देवी, उनसे शादी करी, और जिसकी वजह से गुप्तास का जो कंट्रोल है वो मगध वाले एरिया में हो गया। तो इस वाले एरिया में गुप्तास का कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है, और मगध के ऊपर अपना पावर एस्टैब्लिश करने के बाद, ठीक है, गुप्तास का पावर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब इसके पीछे वजह क्या है कि मगध इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, मगध के ऊपर कंट्रोल पाना इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट था, क्यों मगध के ऊपर कंट्रोल आने की वजह से गुप्तास की पावर का रियल एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो पहली बात यह है कि मगध जो है फर्टाइल गंगा वैली में एस्टैब्लिश था। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियां थी जो और नदियों की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन काफी आसान था। फर्टाइल सॉइल थी, नदियों के पानी से पीने के लिए पानी और फसलों को उगाने के लिए पानी मिलता था। और ये साथ साथ ये जो नदियां थी एक तरीके से नेचुरल फ्रंटियर का भी काम करती थी, ताकि अगर कोई दुश्मन सेना अटैक करने के लिए आ रही हो तो उसको नदी क्रॉस करनी पड़ेगी, तो एक तरीके से सेफ्टी भी प्रोवाइड करती थी। ठीक है, फिर उसके अलावा मगध के बारे में देखें तो मगध के आसपास कोयले और लोहे की माइंस थी जिसके ऊपर कंट्रोल पाना बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक तरीके से इन सारे स्ट्रेटेजिक वजहों की वजह से मगध एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया था जिसके ऊपर जब गुप्ताज ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया तो उसके बाद गुप्ता की पावर बढ़ती चली गई। चलिए, अब बात आती है पाटलिपुत्रा की, बात करते हैं। तो पाटलिपुत्रा इनकी राजधानी थी, वही पाटलिपुत्रा जिसकी राजधानी अगर आप देखें तो मौर्यंस की भी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, और मौर्यंस के साथ साथ गुप्ताज की भी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्रा थी। ठीक है, फिर
जब चंद्रगुप्त वन गद्दी पर बैठे तो ही स्टार्टेड द गुप्ता एरा, विच जो गुप्ता एरा की शुरुआत करी, जो 319 एडी से उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और इसी गुप्ता एरा को हम लोग कई जगहों पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चंद्रगुप्त वन के बारे में देखें तो चंद्रगुप्त वन ने बहुत सारे सिक्के भी इशू करे हैं, और उन सिक्कों में अगर आप देखें तो उसका नाम, उनका जो राजा है उनका नाम भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको राजा की फोटो भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे जो रॉयल सिंबल्स हैं जैसे लिच्छवी सिंबल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इमेज है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता कॉइन। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता कॉइन। तो इस तरीके से बेसिकली चंद्रगुप्त वन ने गुप्ता एम्पायर की आधारशिला रखी। अब बात आती है अगले इंपॉर्टेंट राजा जिनका नाम है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। तो समुद्रगुप्त, जितने भी गुप्ता रूलर्स हैं उसमें समुद्रगुप्त का नाम सबसे ज्यादा इज्जत से लिया जाता है। उसके पीछे जैसे विंसेंट स्मिथ करके एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उनका कहना था, according to the legend, Samudragupta never faced any defeat, hence he was also called Indian Napoleon by colonial historians such as Vincent Smith. तो विंसेंट स्मिथ के शब्दों में अगर कहें तो समुद्रगुप्त को हम इंडिया का नेपोलियन भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट, बिकॉज ऑफ हिज वॉर्स एंड विक्ट्रीज। ठीक है, फिर बात आती है कि समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा जिनका नाम मेघवर्ण था, मेघवर्ण को बोध गया में मोनास्ट्री बनाने की परमिशन दी। ठीक है, मोनास्ट्री बनाने की परमिशन दी। फिर समुद्रगुप्त के टाइम पर गुप्ताज ने पल्लवास के ऊपर अटैक किया और पल्लवास को अपनी सुजेरनिटी में रख लिया। सुजेरनिटी का मतलब है कि पल्लवास एक्सेप्टेड द ओवरलॉर्डशिप ऑफ द गुप्ताज। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम कॉइन्स की बात करें समुद्रगुप्त के, तो लक्ष्मी अगर आप देखें तो समुद्रगुप्त के कॉइन्स में गॉडेस लक्ष्मी की फोटो आपको देखने को मिलती है, और गॉडेस लक्ष्मी के साथ साथ कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी पाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार सवाल इस तरीके से आ सकता है कि कौन से राजा के कॉइन्स में आपको लक्ष्मी की इमेज और किंग हिमसेल्फ प्लेइंग द वीणा कैन बी फाउंड, तो उसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। फिर समुद्रगुप्त के बारे में अगली कहानी ये है कि ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध, क्योंकि अगर आप देखें गुप्ता पीरियड में धीरे धीरे वैदिक हिंदुइज्म का राइज होना शुरू हो गया था, और वैदिक हिंदुइज्म के राइज होने की वजह से, ठीक है, वैदिक हिंदुइज्म के राइज होने की वजह से धीरे धीरे अगर आप देखें तो जो वैदिक प्रैक्टिसेस हैं, जो वैदिक रिचुअल्स हैं, वो वापस से अपनी जड़ें पसारती जा रही थी। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट फिलोसफर थे। ऑल्दो गुप्ताज हिंदुइज्म को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो बुद्धिज्म को भी पैट्रनाइज करते थे। ठीक है, जैसे कि समुद्रगुप्त के कोर्ट में, उनकी राज दरबार में एक बुद्धिस्ट फिलोसफर थे जिनका नाम था वसुबंधु। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वसुबंधु। फिर अगर आप समुद्रगुप्त के बारे में देखें तो ही एक्सपांडेड द एम्पायर थ्रू डिप्लोमेसी एंड वॉरफेयर। ठीक है, एम्पायर को एस्टैब्लिश करने का, उसको आगे बढ़ाने का काम समुद्रगुप्त ने किया। ठीक है, फिर अगर आप देखें उन्होंने आर्ट, कल्चर और लर्निंग को भी प्रमोट किया, और इस वजह से इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन कहे जाने के पीछे जो हमने वजह डिस्कस की थी, दैट इज कि ही वॉज द वन हु इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट। तो इतने ज़्यादा राजाओं के ऊपर हमले किए, उनको हराया, उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया, इन सारी वजहों की वजह से उनको इंडिया का नेपोलियन भी कहते हैं। अब अगले जो इंपॉर्टेंट राजा हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त द सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त द सेकंड, जिनका शासनकाल का टाइम पीरियड है 380 से लेकर 418 एडी, यानी कि 38 साल तक इन्होंने शासन किया। और चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। अब इनके पीछे एक बहुत ही एक बड़ी फेमस सी कहानी है, जो कि चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम करके एक किताब है जिसको विशाखा दत्त ने लिखा था। उसमें इस बात का वर्णन है कि
चंद्रगुप्त सेकंड से पहले उनके बड़े भाई रामगुप्त गद्दी पर बैठे थे। रामगुप्त गद्दी पर बैठे थे, लेकिन हुआ यूं कि उस समय एक शका राजा था, उसने रामगुप्त को हराया और उनकी बीवी ध्रुव देवी को किडनैप कर लिया। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भाभी को एक शका राजा ने किडनैप कर लिया और अपनी भाभी को छुड़ाने के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक औरत का भेष बदला और अपनी भाभी को उस शका राजा के चंगुल से छुड़ाया। इस कहानी को डिपिक्ट किया गया है देवी चंद्रगुप्तम, जो विशाखा दत्त ने लिखी थी। बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द सेकंड, उन्होंने अपने भाई रामगुप्त को मारा और अपनी भाभी से शादी की और गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो ये काम है, ये जो पूरी कहानी है इसको डिपिक्ट किया गया है देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाखा दत्त ने लिखी थी। अब अगला जो मास्टर स्ट्रोक है जो चंद्रगुप्त सेकंड ने खेला, जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्होंने देखा कि जो इंडिया का वेस्टर्न एरिया है, जो डेक्कन वाला, वेस्टर्न कहते हैं, सदर्न वाला जो एरिया है, डेक्कन रीजन जो है, वो कब्जे में था वकाटका रूलर्स के। और वकाटका रूलर्स के कब्जे में होने की वजह से जो पोर्ट्स हैं, जो डेक्कन और इंडिया के पेनिनसुलर पोर्ट्स जो है, उस पे वकाटका रूलर्स का कंट्रोल था। अब इन पोर्ट्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी एक वकाटका रूलर ध्रुव रुद्रसेन से कर दी। और इस मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से गुप्तास को पेनिनसुलर इंडिया के पोर्ट्स के ऊपर अपना कंट्रोल या अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करने में मदद मिली। तो उन पोर्ट्स के ऊपर अपना कब्जा जमाने के चक्कर में उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक वकाटका रूलर जिनका नाम था रुद्रसेन, उनसे करी। बाद में ऐसा माना जाता है कि रुद्रसेन की मौत हो जाती है और जो प्रभावती गुप्ता है, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी, वो एक तरीके से पूरा राज्य जो है वो संभालने लगती है। और इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास वकाटकाज हैं, वकाटका जो किंगडम है वो उनके कंट्रोल में आ जाता है गुप्तास के, क्योंकि अपनी बेटी के थ्रू एक तरीके से देखें तो डिफेक्टो रूलर के रूप में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वकाटका डायनेस्टी को भी संभालने लगते हैं। फिर इसी टाइम पर अगर आप देखें तो उज्जैन, तीसरा इंपॉर्टेंट काम किया चंद्रगुप्त सेकंड ने कि उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, उज्जैन को। और उज्जैन क्यों इंपॉर्टेंट था, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि उज्जैन वाज द मीटिंग पॉइंट। वो उज्जैन ऐसा मीटिंग पॉइंट था जहां पर अगर आप देखें, उज्जैन वो मीटिंग पॉइंट था जहां पर जितने भी पोर्ट्स हैं, वो इंडिया का एक तरीके से सेंटर था। ठीक है, इंडिया का एक तरीके से सेंटर था, तो कोई भी रास्ता जो आता था वो उज्जैन से होकर गुजरता था। तो उज्जैन जो है स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट था और इसकी वजह से उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एस्टैब्लिश किया। ठीक है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, मेहरौली का आयरन पिलर, जो कि दिल्ली में मौजूद है, जो कि लोहे का बना हुआ है। इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही बनवाया था, क्योंकि इस पे कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, उसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम भी मेंशन किया गया है। ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये पिलर ओरिजिनली मध्य प्रदेश के विदिशा में था, मध्य प्रदेश के विदिशा में था, बाद में इसको दिल्ली लाया गया। ठीक है, जो आज के टाइम पर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। इसमें संस्कृत में लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलेगी, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। ठीक है, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। इस इंस्क्रिप्शन में आपको चंद्रगुप्त सेकंड के अचीवमेंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। इसमें लिखा गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक पावरफुल रूलर थे जिन्होंने अपने दुश्मनों को हराया था और ये पिलर 1600 साल होने के बावजूद भी आज भी जैसे का तैसा खड़ा है, इस पे कोई भी जंग नहीं लगी है। ठीक है, अब इस पिलर का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो पहला तो है कि भाई इस पे जो इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है उससे हम लोग गुप्ता पीरियड के इतिहास को जानने समझने में मदद मिलती है। फिर इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जितने भी कॉन्क्वेस्ट थे, जितनी भी मिलिट्री विक्ट्रीज थी, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है और ये इंडिया की एंशियंट मेटलर्जी टेक्निक
का एक जीता जागता उदाहरण है कि इतने 1600 साल होने के बावजूद भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। कुछ और चीजें देखते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल काफी ज्यादा शासनकाल में गुप्ता पीरियड में गुप्ताज ने अपना सबसे बड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखा। गुप्ता जो किंगडम है वो काफी दूर दूर तक काफी बड़े इलाके में फैली। फिर उन्होंने शकास को हराया और अपना गुप्ताज का इन्फ्लुएंस वेस्टर्न इंडिया में फैलाने में मदद करी। फिर उसके अलावा उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए जो कि काफ़ी ज़्यादा प्योर थे और जो दर्शाते हैं कि गुप्ता पीरियड में वहाँ का जो न्यूमिस्मैटिक आर्ट है, ये जो न्यूमिस्मैटिक आर्ट है काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। फिर ही वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट लिटरेचर लर्निंग एंड कल्चर। उनके अगर हम अदालत की बात करें, अदालत कहते हैं उनके, अगर हम कोर्ट की बात करें, ठीक है, दरबार की बात करें, तो उसमें 9 इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी जिनको नवरत्न भी कहते हैं। तो नवरत्न आपको अकबर के भी कोर्ट में देखने को मिलेंगे, नवरत्न आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में भी देखने को मिलेंगे। नवरत्न जो शब्द है या नवरत्न यानी कि 9 जूल्स, यानी कि 9 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, 9 इंपॉर्टेंट पीपल इन 9 डिफरेंट फील्ड्स। उसमें कुछ नाम खास आते हैं जैसे कि कालिदास जिन्होंने अभिजान शाकुंतलम लिखी है, मेघदूतम लिखी है, रघुवंशा लिखी है। फिर हरिसेना आते हैं जो कि इनके कोर्ट पोएट थे, ठीक है, जो इनके कोर्ट पोएट थे। अगर आप देखें तो अगला नाम आता है अमर सिम्हा का। अमर सिम्हा वॉज अ लेक्सिकोग्राफर जो कि जिन्होंने अमरकोश लिखी है, जो कि एक संस्कृत की ग्रामर की किताब है। फिर अगला नाम आता है धन्वंतरी का जो कि एक बहुत ही रिनाउंड फिजिशियन थे जो आयुर्वेदा की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर बात चूंकि उठी है तो हम बात कर लेते हैं हरिसेना के बारे में। ठीक है, हरिसेना के बारे में अगर हम बात करें तो हरिसेना वॉज द वन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में पिलर है, एक इलाहाबाद में पिलर है, इस पे समुद्रगुप्त की जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, समुद्रगुप्त की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा गया है। इसको कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। इसको समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट जिनका नाम था हरिसेना, उन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए अब बात आती है फैक्सियान के बारे में। तो फैक्सियान एक चाइनीज ट्रैवलर थे। ठीक है, फैक्सियान एक चाइनीज ट्रैवलर थे जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर हिंदुस्तान में आए। ठीक है, और उन्होंने हिंदुस्तान का काफ़ी दौरा किया और अपने जितने भी अनुभव हैं उसको अपनी किताब में लिखा है। उस किताब का नाम है अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, जिसका चाइनीज़ में नाम है फौजियो जी, फौजियो जी, यानी रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फैक्सियान, जिनको हम फैक्सियान भी बोलते हैं या फहायन भी बोलते हैं, ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर जो कि हिंदुस्तान में आते हैं। किसके अदालत में आते हैं, किसकी कोर्ट में आते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कोर्ट में। अगले जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं उनका नाम है कुमारगुप्त द फर्स्ट। कुमारगुप्त द फर्स्ट बेसिकली कुमारगुप्त द फर्स्ट वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त द सेकेंड, जिन्होंने 455 एडी तक शासन किया। कुमारगुप्त का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो कुमारगुप्त को जाता है। अगर देखें, कुमारगुप्त के टाइम पर ही हूनों का अटैक हिंदुस्तान में होना शुरू हो गया था। अब ये हून कौन थे? अगर हून देखें तो एक तरीके से ट्राइबल सेंट्रल एशियन वॉरियर ट्राइब था जो कि हिंदुस्तान की धरती पर इन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया था लगभग लगभग गुप्ता पीरियड के, जब खत्म हो रहा था गुप्ता पीरियड उस टाइम पे। ठीक है, गुप्ता पीरियड का जब समापन हो रहा था, जब वो गुप्ता पीरियड अपने एक तरीके से ढलान के फेज में पहुंच गया था, उस टाइम पे सेंट्रल एशियन जो वॉरियर ट्राइब है उनका अटैक नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से हिंदुस्तान में होने लगा था। और हूनों का जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखें तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से
गुप्ताज का जो है डिक्लाइन होगा। ठीक है, गुप्ताज का अगर डिक्लाइन की बात करें तो ये हुनों का अटैक है। एक सेंट्रल एशियन वॉरियर ट्राइब थी, मतलब कि इनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं। सेंट्रल एशिया में वैसे ही बहुत ही रिसोर्सेज की कमी है, तो ये लोग क्या है भाई, अब खाना पीना चाहिए, तो हिंदुस्तान एक फर्टाइल एरिया था, तो इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और ये बहुत बड़ी वजह बनी इनके अटैक, जो इन्होंने अटैक करना शुरू किया, एक बहुत बड़ी वजह बनी कि धीरे धीरे गुप्ताज का जो जो डिक्लाइन था वो और तेजी से हुआ। तो हुनों का अटैक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है गुप्ताज के डिक्लाइन का। अगले इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं जिनका नाम है स्कंदगुप्त। अगर स्कंदगुप्त के बारे में देखें तो जूनागढ़ में जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू स्कंदगुप्त। अब ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है क्या? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को हम लोग गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसको गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। और इसमें अगर आप देखो तो इस इसी इंस्क्रिप्शन में सब, अगर अशोक का भी इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मॉडर्न पीरियड का इंस्क्रिप्शन, अशोक का नहीं बोलेंगे, मॉडर्न पीरियड का इंस्क्रिप्शन, जो कि बताता है कि एक सुदर्शन करके एक झील है, ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ एरिया में सुदर्शन करके एक झील है जिसको ओरिजिनली बनवाया था पुष्यगुप्त ने, जो कि एक मॉडर्न कमांडर था। बाद में इस लेक को, इस झील को रिनोवेट करने का काम किया रुद्र दमन ने, जो कि एक शका रूलर थे। ठीक है, उस झील में जैसे नहीं होता कि झील में बहुत समय से झील है तो उसमें बहुत सारे उसके जो इम्बैंकमेंट्स हैं वो टूट जाते हैं, बहुत सारे उसमें घास और ये सब चीजें, एल्गी और ये सब सारी चीजें उग जाती हैं, तो इसको रेनोवेट करने का काम जो है स्कंदगुप्त ने किया, सॉरी रुद्र दमन ने किया, अराउंड 150 एडी। फिर लगभग उससे अगर आप देखें तो लगभग 300 साल बाद वापस से इस लेक में फिर से रिनोवेशन की जरूरत पड़ी, तो फिर से इस लेक को रिनोवेट करने का काम स्कंदगुप्त ने किया। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन की मैं जो बात कह रहा हूँ वो लिखी हुई है कहाँ पर? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जिसको गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। वो इस मायने में भी और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पहली इंस्क्रिप्शन है हिंदुस्तान में जो पाई गई जो संस्कृत में लिखी गई थी, जो रुद्र दमन ने लिखवाई है, जो रुद्र दमन ने जो चीज लिखवाई थी कि भाई ये जो लेक है ये इसका रिनोवेशन काम हमने किया है, ये पहली बार संस्कृत में लिखा हुआ सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन माना जाता है, जिसको लॉन्ग मतलब कि एक बड़ा इंस्क्रिप्शन जो कि चेस्ट संस्कृत यानी प्योर संस्कृत में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, और स्कंदगुप्त की अगर हम शासन की बात करें तो स्कंदगुप्त आखिरी गुप्ता रूलर्स थे जिन्होंने हूणों से लोहा लिया था। बाद के गुप्ता रूलर्स उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो हूणों का अटैक और बढ़ता चला गया, हूणों का जो मिनस है इंडिया में और बढ़ता चला गया। लेकिन स्कंदगुप्त की अगर हम बात करें तो स्कंदगुप्त आखिरी गुप्ता रूलर माने जाते हैं जिन्होंने सक्सेसफुली, कामयाबी से हूणों के साथ लोहा लिया। ठीक है, फिर स्कंदगुप्त एक और इंस्क्रिप्शन है जो स्कंदगुप्त से बिलोंग करती है, जिसका नाम है भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ठीक है, ये पिलर इंस्क्रिप्शन भी ऐसा माना जाता है कि हरिसेना ने लिखा था, जिसमें स्कंदगुप्त ने किस तरीके से, ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है स्कंदगुप्त ने किस तरीके से हूणों को हराया, इस बारे में इसका जिक्र आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर्स। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से गुप्ताज का शासन, जो एक इतना बड़ा एम्पायर था, वो खत्म हो गया। तो सबसे पहली वजह आती है हुना इन्वेजन। ठीक है, तो हुनों का इन्वेजन हिंदुस्तान की धरती पर 5वीं सेंचुरी से होना शुरू हुआ। दो इंपॉर्टेंट हुना रूलर्स हैं, तोरमन और मिहिर कुल। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, तोरमन और मिहिर कुल। तोरमन का अगर देखें तो तोरमन के बारे में बेसिकली ईरन करके एक मध्य प्रदेश में जगह है, यहाँ पर एक मंदिर है जो वराह अवतार ऑफ विष्णु, विष्णु के वराह अवतार का एक मंदिर है। ठीक है, वहां पर आप अगर आप देखोगे तो तोरमन का इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पहली वजह थी हूनों का इन्वेजन। दूसरी वजह हुई वो था जो ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दी जा रही थी। तो बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट, की ब्राह्मणों को जमीनें दी जाने वाली जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस की शुरुआत की गई थी सतवाहनास द्वारा। ठीक है, सतवाहनास पहले थे कि भाई ब्राह्मणों को दान वान देने का काम जो है सतवाहनास ने शुरू किया, कि भाई कोई ब्राह्मण अगर आपके यहाँ पे आया, उसने कोई पूजा पाठ किया, तो उसको दान के रूप में
आपने जमीनें दे दी, ठीक है। तो ऐसा तो पहले भी होता था, लेकिन पहले क्या होता था कि ब्राह्मणों को जो जमीन दी जाती थी उससे उसका सिर्फ रेवेन्यू राइट्स दिया जाता था, ठीक है। मौर्यन या आप देखो बहुत ही 600 बीसी या बहुत पहले से या वैदिक पीरियड से ब्राह्मणों को जमीनें दान में दी जाती थी, ठीक है, वैदिक पीरियड से। लेकिन फर्क ये था कि सिर्फ वहां के टैक्स कलेक्ट करने का जो है ऐसा होता था, भाई ये 4 गांव है आपको दान में दे दिए, इसका जो भी टैक्स होगा इस 4 गांव का, 4 गांव को दान में देने का मतलब है कि भाई अब से इस 4 गांव का जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा राजा, वो उस ब्राह्मण को चला जाएगा। तो ये था मतलब। लेकिन सतवाहनास के पीरियड में क्या हुआ कि अब 4 गांव दान देने का मतलब ये है कि नाउ वो जो ब्राह्मण है वो जमीन उसकी हो गई, समझ आ रही बात, जमीन उसकी हो गई, वो वहां का एक तरीके से जमींदार बन गया। तो ये प्रैक्टिस जो है सतवाहनास ने शुरू करी और ये प्रैक्टिस गुप्ता पीरियड में और बढ़ती चली गई। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया धीरे धीरे ब्राह्मणों के कब्जे में आ गया, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया ब्राह्मणों के कब्जे में आ गया। अब इसका जो भी ब्राह्मणों के पास जो जमीनें दी गई थी दान में, इसका जो भी टैक्स आता था वो सीधे ब्राह्मणों को ही जाता था, ठीक है। और धीरे धीरे जो राजा राजकोष में जो टैक्स आना चाहिए उसकी कमी जो है उसकी जो वॉल्यूम है वो कम होता चला गया। तो ये बहुत बड़ी लैंड ग्रांट जो है एक बहुत बड़ी वजह बनी गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन का। अगली जो वजह आती है डेट इज वीक रूलर्स, ठीक है। जैसा मैंने बताया स्कंदगुप्त के बाद के जितने भी गुप्ता रूलर्स हैं वो इतने ज्यादा कामयाब नहीं थे, ठीक है। जैसे अमिताभ बच्चन, फिर उसके बाद आ गए मान लीजिए अभिषेक बच्चन, सुनील गावस्कर, रोहन गावस्कर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, अर्जुन तेंदुलकर, ऐसे टाइप के लोग जो है गद्दी पर बैठने लगे, जो कि उस काबिल नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को वो चला सकें। अगला आता है म्यूटिनी। ऑब्वियस सी बात है कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे जिनको सामंत भी कहा जाता है, ठीक है। फ्यूडल लॉर्ड समझ में आता है, फ्यूडल लॉर्ड यानी कि छोटे एरिया का छोटे एरिया का जमींदार कह लो, एक तरीके से मोटा मोटा भी इतना समझा दो तो। अब ये धीरे धीरे ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स है वो रिवॉल्ट करने लगे राजा के खिलाफ। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि किस तरीके से जो विंटरफेल है, जो नेड स्टार्क वाला है, तो ये लोग भी तो रिवॉल्ट करते हैं किंग्स लैंडिंग के खिलाफ, बेराथियंस के खिलाफ, ठीक है। तो अगर आप पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स देखें तो दिस इज गेम ऑफ थ्रोन्स टॉक्स अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ द विंटरफेल अगेंस्ट किंग्स लैंडिंग, ठीक है। और ये गुप्ता पीरियड में यही चलन देखने को मिला, ठीक है। तो ये कुछ खास वजह है जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। और गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद हिंदुस्तान में बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें धीरे धीरे बननी शुरू हो गई। पहला नाम आता है थानेसर, ये जो हरियाणा वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पर आती है पुष्यभूति डायनेस्टी या जिसको वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट राजा हैं मौखारी, जिनका जो शासन था, क्षेत्र था, वो था कन्नौज। तो ये कन्नौज वाले एरिया में मौखारीज आ जाते हैं। फिर ये जो गुजरात वाला एरिया है यहाँ पे आपके मैत्रकाज आ जाते हैं, ठीक है। मैत्रकाज ये वल्लभी वाला एरिया में मैत्रकाज ने अपना डोमिनेंस बनाया था। और यही मैत्रकाज हैं जिन्होंने वल्लभी यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश करी थी, ठीक है। वल्लभी यूनिवर्सिटी एक बुद्धिज्म का एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था जिसको मैत्रकाज ने एस्टैब्लिश किया था। अगले इम्पॉर्टेंट राजा आते हैं, एक कर्नाटक वाले एरिया में आपके चालुक्याज आ जाएंगे। फिर ये तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको पल्लवाज आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसा होता है कि एक बड़ा साम्राज्य, ठीक है, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं। तो वैसा ही हुआ जब गुप्ताज जो इतनी बड़ी माइटी एम्पायर थी जब उसका डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद हिंदुस्तान की धरती पर बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें उन्होंने जड़ें पसारनी शुरू करी। तो नाम है पुष्यभूति, मैत्रकाज, चालुक्याज ऑफ बादामी, मौखारीज, पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम। तो ये था ये लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आज ही अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको समय समय पर मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। So stay tuned. We'll be watching Gupta administration in the next lecture. Thank you.